Aspirant, welcome you all. So currently we are on the chapter that is Principle of Inheritance and Variation क्लास 12 का पोर्शन और उसका ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो तीनों लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमने बात किया है उन तीनों लेक्चर्स में और इसके बाद जो भी होगी वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप उसको जाके लेक्चर को देख सकते हैं और उसके हैंड रिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और आज का जो क्लास है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द टॉपिक दैट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और जो हमारा लेक्चर 3 था उसमें हमने बहुत सारी जो टर्म्स थी उनके ऊपर हमने बात की थी, बहुत सारी, जैसे कि पॉलीट्रॉपी जो है उसके ऊपर बात किया था, सॉरी प्लियोट्रॉपी जो था उसके ऊपर हमने बात किया था। इसके बाद और बहुत सारी मल्टीपल एलेलिज्म था, इसके बाद एबीओ ब्लड ग्रुप, मतलब जिसका एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप था, उसके बाद को डोमिनेंस था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये सारी सेकेंड थर्ड लेक्चर्स में हुई है, तो आप इसको जाकर के देख लीजिए। आज का जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है, पॉली तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, पॉली यानी बहुत ज़्यादा, जेनिक यानी कि जीन्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जीन्स, मतलब पॉली मतलब दो से ज़्यादा, अगर दो से ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं तो उसको पॉली कहा जाता है। तो यहाँ पे पॉली जो है व्हेन 3 और मोर जीन्स, 3 या 3 से ज़्यादा जीन्स, यहाँ पे पॉली वर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब ज़्यादा के लिए यूज़ हो रहा है। तो 3 या 3 से ज़्यादा जीन्स जब कंट्रोल करते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ द सेम कैरेक्टर, एक सेम कैरेक्टर के लिए जब 3 जीन कंट्रोल कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास दैट इज स्किन कलर एंड हाइट। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल हैं। अब इसको जो स्किन कलर है हमारा, ये हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जाम्पल में कि स्किन कलर जो होता है वो कंट्रोल होता है, 3 जीन इसको कंट्रोल करता है। एक होता है ए, दूसरा बी और तीसरा होता है सी। जैसे कि अगर हम सबको डोमिनेंट अगर हम लेंगे, जैसे कि 3 जीन है और तीनों को अगर हम डोमिनेंट लेंगे फ्रॉम द बोथ ऑफ द पेरेंट्स, तो उसको अगर हम लेते हैं तो हमें जो स्किन कलर मिलता है दैट इज डार्केस्ट मिलता है। इसके बाद अगर हम बीच वाला लेते हैं, जैसे कि अगर हम दोनों का, किसी एक का डोमिनेंट और दूसरे का रिसेसिव लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, दैट इज इंटरमीडिएट मिलता है। और उसके बाद तीसरा होता है, अगर हम दोनों ही जो पेरेंट्स हैं उसको अगर हम रिसेसिव लेते हैं तो हमारे पास मिलता है दैट इज द लाइटेस्ट स्किन कलर। ठीक है, तो अगर टोटल डोमिनेंट है तो वो होता है डार्केस्ट, उसके बाद इंटरमीडिएट आता है, उसके बाद लाइटेस्ट आता है, जिसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर दैट इज मेंडल की फेल्योर। मतलब मेंडल का काम के ऊपर तो हमने अभी बात किया है ये सारी चीज़ें, लेकिन अब मेंडल जो है, इनका जो वर्क था, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल क्यों था, मतलब उस टाइम में फेल क्यों हो गया था जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम के दौरान। मतलब ऐसे देखा जाए तो उनका एक्सपेरिमेंट फेल नहीं था, लेकिन वो बाद में रिकॉग्नाइज हुआ कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल नहीं है, लेकिन जिस दौरान वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस दौरान उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल माना गया था। तो फेल होने का रीज़न जो है वो हमें नीट के पीवाईक्यूज में डायरेक्टली पूछ लेता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो मेंडल के फेल्यूर के ऊपर बात करते हैं, क्या क्या रीज़न था जिसकी वजह से उनका एक्सपेरिमेंट फेल था। दैट इज़ द यूज़ ऑफ मैथमेटिकल एंड द स्टैटिक्स इन बायोलॉजी। मतलब जो बायोलॉजी के ऊपर वो काम कर रहे थे और बायोलॉजी में जेनेटिक्स के ऊपर वो काम कर रहे थे। जो जेनेटिक्स में, बायोलॉजी में, यहाँ पे उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक, ये दोनों कंडीशन को अप्लाई किया था, दोनों चीज़ों को इन्वॉल्व किया था। अब ये जो है बहुत ही वास्ट जो है उनका माइंड था, जिसकी वजह से उन्होंने इन दोनों चीज़ों को मिला करके जो है बायोलॉजी को समझाने की कोशिश किया था, उस चीज़ को, जेनेटिक्स को समझाने की कोशिश किया था। लेकिन वहाँ उस दौरान उस टाइम के साइंटिस्ट को ये पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि वाई द मेंडल यूजिंग द मैथमेटिक्स एंड द स्टैटिक्स इन द बायोलॉजी। तो ये चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद इसकी वजह से दूसरा, पब्लिसिटी जो था मेंडल्स का वर्क का वो बहुत ज़्यादा ही पुअर था। तीसरा, जो मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टर, जिसको अभी हम जीन कहते हैं, उसका कोई वो फैक्टर, मतलब फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए, दैट इज वो कैसा होता है, मतलब किस तरह का होता है। तो जीन यानी कि फैक्टर जो है उसका वो फिजिकल प्रूफ नहीं देख पाए, जिसकी वजह से उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल्योर रहा। इसके बाद जो कम्युनिकेशन था उन दौरान जो है वो इजी नहीं था, जैसे जो भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके बारे में वो बताना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं था। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। इसके बाद जो है
इसके बाद कुछ पॉइंट्स है जैसे कि उन्होंने पब्लिश किया हिज वर्क ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। 1885 में उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स पे अपना वर्क पब्लिश किया, लेकिन वो 1900 तक जो है मतलब 1885 में ही इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर जो है उसके ऊपर वो काम कर रहे थे और उसको 1885 में जाके वो पब्लिश कर दिए। लेकिन उनका जो काम था वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा बिकॉज ऑफ दोज रीजन जो मैंने अभी आपको बताया है मेंडल के फेल्योर में। ये सारी रीजंस की वजह से उनका काम जो है वो एक्सपेरिमेंट जो था वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा था और इसको रिकॉग्नाइजेशन मिला 1900 के बाद। ठीक है, अब 1900 के बाद जो है यहाँ पे क्या क्या हुआ वो देखते हैं कि 1900 में 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट आए, दैट इज ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस एंड वॉन शेमार्क। तो ये तीनों साइंटिस्ट जो थे ये इंडिपेंडेंटली अलग अलग रीडिस्कवर किए मेंडल की रिजल्ट को ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स पे। तीनों जो है अलग अलग जगह से ये जो है वो देख रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और तीनों जो है एक ही कंक्लूजन पे आए, दैट इज मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट किया था उस पे, और तब पता चला कि मतलब ही वाज राइट। तो रीडिस्कवरी के ऊपर बात करते हैं, मेंडल के लॉ की जो रीडिस्कवरी हुई थी उसके ऊपर। रीडिस्कवरी तो यही तीनों साइंटिस्ट मिलकर किए 1900 में। ठीक है, रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल्स लॉ 1902 में क्या हुआ, 1900 में तो ये हुआ था, 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने वापस से रीडिस्कवर किया मेंडल का रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। 1902 में क्या हुआ कि क्रोमोजोमल का मूवमेंट, क्रोमोजोम की जो मूवमेंट होती है वो देखी गई ड्यूरिंग द मियोसिस, वाज मतलब ऑब्जर्व किया गया। मियोसिस के दौरान जो भी क्रोमोजोम की मूवमेंट होती है उसको ऑब्जर्व किया गया 1902 में। और ये एक्सपेरिमेंट जो है इसको भी याद रखना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि 1902 में हुआ क्या था। या फिर क्रोमोजोमल मूवमेंट जो है जो कि हम एनाफेज के दौरान देखते हैं मियोसिस में, ये ऑब्जर्व किया गया था 1902 में और यही रीडिस्कवरी था मेंडल्स की लॉ का। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है इसमें सटन एंड बोवरी स्टेट बताए कि इंफॉर्मेशन जो होता है वो पास होता है फ्रॉम, मतलब क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कैसे जो है क्रोमोजोम इन्वॉल्व होता है इनहेरिटेंस में, इस थ्योरी के ऊपर जो है काम किए थे सटन एंड बोवरी। सटन एंड बोवरी ने कहा था कि जो भी इंफॉर्मेशन है जो कि पास हो रहा है फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन वो क्रोमोजोम के द्वारा ही होता है, और ये जो भी इंफॉर्मेशन पास होती है फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग ये क्रोमोजोम के जरिए ही होता है। इनको स्टेट किया दैट इज सटन एंड बोवरी में। इसके बाद जो क्रोमोजोम होता है ये वेहिकल है, एक तरह का वेहिकल होता है इनहेरिटेंस का जो कि ट्रांसफर करवाता है। सटन एंड बोवरी नोटेड द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम का बिहेवियर है वो पैरेलल है टू द बिहेवियर ऑफ द जीन्स एंड यूज्ड क्रोमोजोमल मूवमेंट को उन्होंने यूज किया टू एक्सप्लेन द मेंडल्स की लॉस, क्योंकि यहाँ पे रीडिस्कवरी चल रही है मेंडल्स की लॉ पे, तो उनके जो लॉस थी उससे रिलेटेड ही बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वर्क किया गया। ठीक है, क्रोमोजोम एज वेल एज जीन्स जो होता है ये पेयर में होता है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो 2 अलील्स होता है जीन पेयर का वो लोकेटेड अगर है होमोलोगस साइट्स पे, होमोलोगस क्रोमोजोम पे। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला पे जो है थॉमस हंट मॉर्गन जो है ये इन्होंने क्रोमोजोमल मूवमेंट जो बताया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पे बाय थॉमस हंट मॉर्गन। ही प्रूव द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इसको प्रूव करने वाले थॉमस हंट मॉर्गन ही थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था फ्रूट फ्लाई जिसको ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर भी कहते हैं। उन्होंने जैसे मेंडल ने पी प्लांट को ही चुना था बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजंस जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। एंड जो ये है थॉमस हंट मॉर्गन जो है इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया फ्रूट फ्लाई पे, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे, लेकिन इन्होंने फ्रूट फ्लाई ही क्यों चूज किया, बिकॉज ऑफ अभी हम पढ़ेंगे सेवरल रीजंस। जैसे कि शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इसमें 14 to 15 डेज का होता है। ठीक है, दूसरा इसमें प्रोजेनी जो होता है इसकी नंबर काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर प्रोजेनी बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट हम ज़्यादा कर पाएंगे। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने से क्या होगा कि एरर हमें कम मिलेगा। उसके बाद इसको कल्चरल मीडिया जो होता है लैब में इसको तैयार किया जा सकता है। मतलब उसको अगर हम न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं सटिक तो इसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत थोड़े बहुत न्यूट्रिशन में भी ये क्या करता है ग्रो कर जाता है। तो उसको लैब में जो है इसको हम ग्रो करवा सकते हैं आसानी से। उसके बाद इसके अंदर जो है हमें सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है जिसमें कि मेल एंड फीमेल जो होता है उसको ईजिली डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। उसके बाद इसके अंदर जो होता है बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं दैट कैन ईजिली
बी सीन विद द लो पावर के माइक्रोस्कोप जो होता है उसके जरिए ही बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमें इजीली देखने को मिल जाता है। इसके बाद एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं तो इसमें बॉडी कलर जो है यहाँ पे जो ड्रोसोफिला था उसका लिया गया था, दैट इज ब्राउन एंड द येलो। आई कलर में रेड और व्हाइट, और विंग साइज में लार्ज और मिनिएचर। ठीक है, तो ये थी हमारे एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला के ऊपर। इसके बाद जो है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जो होता है इसमें मॉर्गन जो है और उनके जो ग्रुप थे उनको पता था, न्यू दैट द जीन्स वे लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोजोम। जो भी जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोजोम पे लोकेटेड है। एंड ही शॉ क्विकली दैट व्हेन द टू जीन्स इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस वेर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रॉस, मतलब सेम क्रोमोजोम, तो जब दो जीन्स जो होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का अगर वो सिचुएटेड है सेम क्रोमोजोम पे, तो जो प्रोपोर्शन होता है पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का वो ज़्यादा होता है, मच हायर देन द नॉन पेरेंटल जीन से। उसके बाद जो मेंडल है, मॉर्गन है, उन्होंने एट्रीब्यूट दिया दिस, उन्होंने ये बात कहा, ये पेरेंटल और नॉन पेरेंटल की बात है, ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द टू जीन्स। दो जीन्स के फिजिकल एसोसिएशन होने की वजह से उन्होंने ये चीज़ बताया कि जो प्रोपोर्शन होता है पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का वो ज़्यादा होता है फ्रॉम द नॉन पेरेंटल जीन। और इस चीज़ को उन्होंने जो एसोसिएशन जो वर्ड इन्होंने यूज़ किया था इसका मतलब था लिंकेज, तो इन्होंने क्वाइन किया द टर्म लिंकेज। ठीक है, और जो रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन टर्म इसका यूज किया गया था टू डिस्क्राइब द जेनरेशन ऑफ द नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस। और जो लिंकेज होता है उस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है रिकॉम्बिनेशन के। अगर लिंक्ड है कोई भी दो जीन अगर लिंक्ड है तो उससे हम रिकॉम्बिनेशन नहीं बना पाते हैं, ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन नहीं बना पाते हैं। तो जितना ज़्यादा लिंक्ड जीन रहेगा उसकी रिकॉम्बिनेशन उतनी कम बनती है, तो इसलिए लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद जो होता है दैट इज द सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉसेज इन ड्रोसोफिला टू स्टडी द सेक्स और द लिंक्ड जीन बाय द मॉर्गन। ठीक है, इसके बाद जो है उन्होंने जो दो क्रॉस करवाया था उस क्रॉस में था पहला द वाइल्ड टाइप और द नॉर्मल जो कैरेक्टर है वो, इसमें ब्राउन बॉडी और रेड आई वाले मेल को लिया गया, अभी वाइल्ड टाइप है या फिर नॉर्मल कैरेक्टर है। इसके बाद क्रॉस 2 जो था वो था रेड आई लार्ज विंग्ड मेल। ठीक है, मेल के ऊपर यहाँ पे है ब्राउन बॉडी और रेड आई मेल, रेड आई और लार्ज विंग्ड मेल। ठीक है, इसके बाद जो म्यूटेशन इसके अंदर था, म्यूटेंट जो था इसका वो था येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल और व्हाइट आई मिनिएचर विंग्ड फीमेल। और इससे रिजल्ट हमें क्या क्या मिला, जो बॉडी कलर है और जो आई कलर्स है उसमें फर्स्ट क्रॉस में जहाँ पे वाइल्ड टाइप में ब्राउन बॉडी और रेड आई मेल है, यहाँ पे जो रिजल्ट आया है दैट इज द बॉडी कलर एंड द आई कलर जीन्स आर क्लोजली लिंक्ड। यहाँ पे बॉडी कलर और आई कलर जीन्स जो है वो क्लोजली लिंक्ड है, और जो रिकॉम्बिनेशन आता है वो लेस देन 1.3% आता है। और जो दूसरा केस था उसमें रिजल्ट है कि जो आई कलर है और विंग साइज जीन्स है आर लूजली लिंक्ड, मतलब लिंकेज उसमें कम है, लिंकेज कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा निकल के आएगा, तो 37.2 है। तो आपको ये प्रोपोर्शन भी याद रखना पड़ेगा और आपको कंडीशन भी याद रखना पड़ेगा कि किसमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है, किसमें कम है, किसमें लिंकेज ज़्यादा है और किसमें कम है, और आपको ये प्रोपोर्शन भी याद होना चाहिए। तो ये था हमारे यहाँ तक का लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के ऊपर बातें। इसके बाद और कुछ टॉपिक्स जो है वो बचे हुए, कुछ नहीं बहुत सारे टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, तो उसके ऊपर हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और आई होप कि आपको जो है लेक्चर समझ में आया है तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो भी हैंड रिटन नोट्स है उसको आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम वहाँ से देखिए, सारे हैंड रिटन नोट्स रहते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। सारे रिटन नोट्स जो होते हैं वो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स रहते हैं, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।